नमस्कार बच्चों। चलिए आज बच्चों हम लोग क्लास 9th 10th और 11th के लिए पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। ये पत्र लेखन क्लास 9th में भी आ सकते हैं, इस तरीके के 10th में भी पूछे जा सकते हैं और 11th में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग बड़े गौर से पत्र को पढ़िए, समझिए और सुनिए। सबसे पहले तो जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई पत्र होता क्या है, किसको कहते हैं पत्र, तो सबसे पहले हम लोग पत्र की परिभाषा को जान लें कि पत्र होता क्या है, कैसे समझेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया कि हर्ष, हमारे मन में खुशी है, प्रसन्नता है, तो उस प्रसन्नता को, उस हर्ष को, कोई कष्ट है, शोक को, जो हमारे हृदय में कष्ट कोई है तो उस शोक को, सूचना को, किसी समाचार को, या कोई हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना, और स्वीकृति, किसी की हम स्वीकृति ले रहे हैं, स्वीकृति आदि के भावों को लेकर के, इन भावों को लेकर के कागज पर लिखी गई किसी अधिकारी को लिखें, या किसी स्वजन, अपने परिवार के व्यक्ति को लिखें, या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को ही हम पत्र कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि के भावों को लेकर, स्वीकृति इत्यादि के भावों को लेकर कागज पर लिखी किसी अधिकारी के लिए या किसी अपने स्वजन के लिए जो आपका संबंधी है, ठीक है ना, अपने परिवार के व्यक्ति के लिए, या कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जन है, उसको संबोधित वाक्यावली, जो उसके नाम वाक्यावली संबोधित की जाती है, ठीक है ना, उसी वाक्यावली को ही हम पत्र कहते हैं। समझ में आ गई पत्र की परिभाषा। हमारे हृदय में प्रसन्नता है, हर्ष है, शोक है, कोई कष्ट है, कोई समाचार हमें देना है, किसी से कोई प्रार्थना विनती करना है, किसी की स्वीकृति हमें मांगना है, तो इन भावों को लेकर के हम किसी कागज पर, ठीक है ना, किसी अधिकारी के नाम या किसी अपने परिवार के व्यक्ति के नाम या किसी सामान्य जन को जो वाक्यावली संबोधित करते हैं, उसी संबोधित वाक्यावली को ही बच्चों पत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो पत्र के बारे में आप लोग समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि पत्र लेखन का महत्व क्या है, आखिर क्या महत्व है पत्र लेखन का। ठीक है ना। इसकी महत्ता के बारे में आप लोग बताइए। तो समझ लीजिए कि पत्र लेखन का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है पत्र लिखने का। यद्यपि सूचना तथा दूर संचार तकनीक के अधिक विकसित हो जाने के कारण अब पत्रों का लेखन और प्रेषण बहुत कम हो गया है। आजकल हम लोग जानते हैं कि दूर संचार का जमाना है, सूचना करना है, तथा दूर संचार, सूचना की तकनीकियाँ नई नई आ गई हैं और दूर संचार की तकनीकी आ गई हैं। तो इन सूचना की और दूर संचार की तकनीकी के अधिक विकसित होने के कारण अब पत्रों का लेखन और प्रेषण, पत्रों को लिखना, वो पत्र को लिख करके भेजना, उनका प्रेषण करना कम हो गया है आज के समय में। तथापि फिर भी पत्र लेखन का महत्व अब भी भली कम हो गया है। कम हम लोग पत्र लिखते हैं अब कागज़ में, ठीक है ना। पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, पत्र भेजे जाते थे, तो भली आज उनका लिखना और उनको भेजना कम हो गया है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन का महत्व जो पहले था पत्र लेखन का महत्व अब भी यथावत उसी प्रकार से बना हुआ है। पत्र लेखन का महत्व वैसा ही आज भी बना हुआ है, समझे ना। तो पत्र लेखन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं बच्चों, पत्र लेखन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संदेश भेजने के अन्य माध्यमों में संभव नहीं है। अच्छा, संदेश भेजने के कई माध्यम आजकल हैं, है ना, दूर संचार के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना, कई माध्यमों से हम अपने विचार, अपनी सूचनाएं, अपना संदेश हम भेज सकते हैं कहीं पर, कई माध्यम संभव हैं, ठीक है ना। पत्र लेखन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं लेकिन कि जो संदेश भेजने के अन्य माध्यमों में आज भी संभव नहीं है। पत्र में हम अपने विचारों को यथारुचि विस्तार दे सकते हैं। अगर हम पत्र लिख रहे हैं हाथ से, तो अपने विचारों को हम, ठीक है ना, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी रुचि है, ठीक है ना, अपने विचारों को अपनी रुचि के अनुसार हम विस्तार दे सकते हैं। पत्र लिखते हैं जब हम, तो पत्र में अपने भाव, जो मन में हमारे भाव उठ रहे हैं, तो पत्र लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, उन भाव को, यानी कि अपने जो भाव मन में उठ रहे हैं, सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का
पर्याप्त अवसर हमें मिल जाता है पत्र लिखने से। पत्र में यदि कुछ गलत भी लिख गया या कोई अशोभनीय बात जो अच्छी ना लगे, है कि नहीं, ऐसी बात अगर पत्र में लिख जाती है तो उसे हम निरस्त भी कर सकते हैं और पुनः दूसरा पत्र लिख सकते हैं। अगर कोई अशोभनीय बात लिख जाती है, कोई गलत बात लिख गई, है कि नहीं, हमने फिर पढ़ा कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो हमसे थोड़ा सा गलत लिख गया, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको हम निरस्त भी कर सकते हैं, दूसरा पत्र लिख सकते हैं। पत्र को प्रमाण पत्र के रूप में हम पत्र को क्या कर सकते हैं, प्रमाण पत्र के रूप में लंबे समय तक हम रख सकते हैं। ठीक है ना, आपने तो SMS भेज दिया, किसी को सूचना दे दी, किसी को जानकारी दे दी, कुछ समय के बाद उसको आप डिलीट कर देते हैं मैसेज को। लेकिन अगर पत्र आपने लिख लिया तो उसको प्रमाण पत्र के रूप में, जैसे सर्टिफिकेट आपको कोई मिलता है, लंबे समय तक आप लोग उसको सुरक्षित रखते हैं, तो पत्र को भी हम प्रमाण पत्र के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कभी कभी तो लोग पत्र के माध्यम से सदा के लिए मित्र भी बन जाते हैं। कभी कभी पत्र जब हम भेजते थे तो जब कोई पत्र पढ़ता था तो अनायास ही वो हमारा मित्र बन जाता था। तो यही कुछ विशेषताएं हैं, पत्र लेखन का महत्व है कि कभी कभी पत्र के माध्यम से सदा के लिए कोई हमारा मित्र भी बन जाता था। ठीक है ना, तो बहुत सारी महत्व हैं पत्र लिखने के। ठीक है ना, ये बहुत ही पुरानी विधा और कला है पत्र लेखन की। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए कि पत्र कहते किसको हैं और पत्र लेखन का महत्व क्या है। ठीक, अब चलिए समझ लीजिए एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कोई हमें एक अच्छा पत्र लिखना है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक अच्छा पत्र हो, एक अच्छे पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, एक अच्छे पत्र को लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं अच्छे पत्र लिखने की, तो आप लोग समझ लीजिए कि जो हम पत्र लिखते हैं बच्चों, पत्र लेखन एक प्रकार की कला है, आर्ट है। एक पत्र लिखना भी एक प्रकार की कला है। एक सुगठित और संतुलित पत्र ही, एक सुगठित अच्छे ढंग से लिखा हुआ पत्र और संतुलित पत्र, कैसी भाषा लिखनी चाहिए, किन गुणों का समावेश पत्र में करना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं पत्र में होनी चाहिए, तो एक सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है, अच्छा पत्र वास्तव में माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि सुगठित और संतुलित पत्र ही अच्छा पत्र माना जाता है। और अच्छे पत्र में निम्न विशेषताएं होती हैं। जो अच्छा पत्र होता है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता बच्चों समझ लीजिए, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, ठीक है ना। अब संक्षिप्तता का मतलब क्या है, पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। जिस विषय पर आपको लेटर लिखना है, जिस विषय पर पत्र लिखना है, तो क्या करना है, पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। विषय का वर्णन कैसे करें हम, संक्षेप में, संक्षेप में करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, अरे अच्छी भाषा में सार गर्भित पत्र अपना लिख दो जो पढ़ने योग्य हो। बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा हुआ पत्र फिर लोग पढ़ते नहीं हैं, अरुचि पैदा होती है। तो हमें अच्छे पत्र की एक विशेषता यह है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। विषय का वर्णन, जिस टॉपिक पर हम लेटर लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र का विषय, पत्र में जो विषय आया है उसका वर्णन हमें संक्षेप में करना चाहिए। और एक बात और याद रखना, एक बात को बार बार नहीं दोहराना है। एक बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। यह भी याद रख लो कि एक बात को बार बार ना दोहराएं। एक बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से, यानी प्रवृत्ति माने होती है आदत, बचना चाहिए। ठीक बच्चों, एक विशेषता ये हो गई कि पत्र हमारा संक्षेप में हो, सारगर्भित हो और किसी बात को हम बार बार रिपीट ना करें। ठीक, अच्छा, दूसरी विशेषता पत्र लेखन की क्या है, किस चीज का ध्यान रखना है आपको, संतुलित भाषा का प्रयोग। संतुलित भाषा का प्रयोग, ये दूसरी विशेषता है आपके पत्र लेखन की कि संतुलित भाषा का प्रयोग हमें करना है। कैसी भाषा का प्रयोग करना है अपने पत्र लेखन में, संतुलित, मतलब पत्र में हमारी जो भाषा हो वो सरल,
भाषा कैसी हो? सरल, है कि नहीं? बिल्कुल सरल भाषा में लिखना है कि जो आसानी से लोग बाग समझ लें, उसको पढ़ सकें। तो भाषा हमारी सरल, बोधगम्य भाषा, सरल बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब होता है बेटा भाव से भरी हुई, बोध से, ज्ञान से। जिस वास्तविक टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं उसका वास्तविक वो ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है। तो बोधगम्य, ज्ञान प्रदान करने वाली भाषा, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना है। भाषा हमारी सरल हो और बोधगम्य हो, ठीक है कि नहीं? और हमें, ठीक है ना, इस प्रकार की भाषा का हमें प्रयोग करना है। भाषा सरल बोधगम्य हो, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें किस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है? ऐसी भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है कि जिन्हें पत्र पाने वाला नहीं समझता है, समझ ही ना पाए। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिसे पत्र प्राप्त करने वाला समझ ही ना पाए। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको पत्र लिखते समय। ये दो विशेषताएं हो गई, हमारा पत्र संक्षिप्त हो, भाषा उसकी संतुलित हो, अच्छी भाषा हो, सरल हो, बोधगम्य हो। कोई भी प्रकार की हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान निकालने के लिए कि हम बहुत अच्छी भाषा लिख लेते हैं, ऐसी क्लिष्ट भाषा को हम लिख दें कि जो पत्र पढ़ रहा है वो पाठक है, वो आपकी भाषा का अर्थ ही ना समझ पाए। तो अर्थ विहीन भाषा नहीं लिखना है, हमें सार गर्भित भाषा लिखना है जो आसानी से सबके पढ़ने योग्य हो, सब लोग उसको पढ़ करके समझ जाएं। ठीक है। तीसरी विशेषता आपके पत्र लेखन की होनी चाहिए तारतम्यता। ठीक, तारतम्यता। अब तारतम्यता का मतलब क्या है बच्चों? तारतम्यता किसको कहते हैं? ठीक, पत्र में सभी बातें एक तारतम्य से रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें तो छूट जाएं। ठीक, ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं। ऐसी भाषा हमें लिखना है कि उसमें जिस पॉइंट पर आप लोग लेटर लिख रहे हो वो सारी शब्दावली, ठीक है ना, सब कुछ उस लेटर में आ जाए और समझ में आ जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी आवश्यक बातें, जिस पर हमें टॉपिक पर पत्र लिखना है, वो आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व की बातें, जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, कम महत्व की बातों में पत्र का अधिकांश भाग प्रयुक्त हो जाए। पत्र में अधिकांश प्रयुक्त हो जाए आपकी कम महत्व की बातें। ठीक है कि नहीं? ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व की बातों में पत्र का अधिकांश प्रयुक्त हो जाए। ठीक है, कम महत्व की बातें ही प्रयोग करते रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व की बातों का ही हम लोग प्रयोग करते रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पत्र लेखन में तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? यानी कि जिस टॉपिक पर आया उसी टॉपिक के इर्द गिर्द, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही हमारा पत्र चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। ठीक है ना? किसी दूसरे टॉपिक पर, दूसरे विषय पर हमें नहीं पहुंचना है, इस चीज से बचना है हमें। तो ये तारतम्यता का भाव, तारतम्यता, जो टॉपिक आया उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही हमारा पत्र लिखा होना चाहिए। ठीक, यानी कि पत्र में सभी बातें हमें उचित क्रम से लिखी जानी चाहिए, उचित क्रम से लिखना है। सभी बातें, जिस टॉपिक पर आया उसकी सारी बातें, जो हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम सूचना देना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सारी बातें उचित क्रम से लिखी होनी चाहिए। सारी बातें कैसी लिखी होनी चाहिए? उचित क्रम से। सारी हमारी बातें जो हम करना चाहते हैं वो उचित क्रम से लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो तारतम्यता एक विशेषता होती है आपके पत्र लेखन की, शिष्टता। ठीक है ना? चलिए, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं। एक और गुण होता है आपकी, एक विशेषता और होती है आपके पत्र लेखन की, कि शिष्टता। अब आप समझिए कि शिष्टता क्या होता है। ठीक,
शिष्टता। ये शिष्टता का गुण भी एक प्रकार की विशेषता है, पत्र लेखन में शिष्टता का भी महत्व है। ठीक, यानी कि पत्र में हम क्या करें, संयमित, जो हम पत्र लिख रहे हैं उस पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। संयमित, विनम्र, भाषा हमारी नम्रता युक्त हो, ठीक है ना, विनम्र और शिष्ट शब्दावली। शिष्ट जो पत्र में हम भाषा लगे वो हमारी भाषा कैसी हो, संयमित हो। ऐसी भाषा न लिखें कि किसी को खराब लग जाए, संयमित भाषा लिखें। विनम्र, थोड़ी झुकते हुए नम्रता का गुण भी हमारी भाषा से झलकना चाहिए। और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग हमारी होना चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला जो पाठक होगा वो समझ जाए कि हाँ, जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है वो वास्तव में शिष्टाचार से युक्त है कि नहीं, विनम्रता के गुण उसके अंदर हैं। तो ऐसी भाषा का समावेश हमें अपने पत्र लिखने की भाषा में करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपने पत्र में कड़वाहट भरे शब्द लिख दें, जिसमें कड़वाहट भरी हो, तो कड़वाहट भरे शब्द लिखना या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, इनसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि पत्र लेखन में इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करना ये सर्वथा अनुचित है। तो कोई कड़वाहट भरे शब्द हमें अपने पत्र लेखन में नहीं करना है। हम अपनी भाषा को हमें संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का ही पत्र लिखने में हमें प्रयोग करना है। और एक और विशेष गुण है पत्र लिखने की, एक विशेषता है सज्जा। ये सज्जा, अब सज्जा क्या है, ठीक है ना, सज्जा क्या है, यानी कि पत्र को हमें साफ सुथरे कागज पर सुलेख में ही लिखा जाना चाहिए। अच्छी राइटिंग में आपका लेख अच्छा हो। पत्र लिखने में आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना है, अच्छी राइटिंग में, यानी कि साफ सुथरे कागज में यानी जिस पर भी हम पत्र लिख रहे हैं, वो चिट्ठी भी हो सकती है या कोई कागज भी होता है, कागज में भी पत्र भेजते हैं कई लोग, तो साफ सुथरे कागज में सुलेख में ही लिखा जाए। सुलेख में ही पत्र लिखा जाए। सुलेख का मतलब अच्छी राइटिंग में, हमारे पत्र लिखने में जो हम राइटिंग का यूज कर रहे हैं वो राइटिंग हमारी अच्छी हो, ठीक है ना। और तिथि, यानी कि डेट, किस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं, तिथि, स्थान एवं संबोधन, किसको हम पत्र लिख रहे हैं उनको हमें क्या संबोधित करते हुए पत्र लिखना है। तिथि, स्थान एवं संबोधन, यथा स्थान लिखने से, सही स्थान पर लिखने से, ठीक है, उसको हम यथा स्थान, जहां उसका लिखने का स्थान है, अगर उन उचित स्थान पर हम तिथि को डालते हैं, स्थान लिखते हैं और उनको संबोधित करते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसा करने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। क्या होता है, पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। तो कुछ इन चीजों का ध्यान हमें अपने पत्र लेखन में रखना है, समझे बच्चे। अब चलिए हम देख लेते हैं पत्र के अंग। पत्र के अंग क्या हैं, इनको आप समझ लीजिए बड़े गौर से, क्योंकि पत्र के अंग आपको बड़े काम में आएंगे। और इनको ध्यान में रखते हुए कि इन अंगों से मिलकर के ही हमारा पत्र बनता है, हमारा लेटर, जो हम अंग आपको बता रहे हैं उन अंगों से मिलकर के ही हमारा पत्र पूरी तरीका से तैयार होता है, ठीक है ना। तो पत्र के अंग कौन से होते हैं, चलिए इनको हम समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमें जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करना है कि पत्र के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कितने अंग हैं पत्र लिखने के। तो हमने ये बताया आपको कि जो बातें सामान्यतः, सामान्य तौर पर जो बातें सभी प्रकार के पत्रों में लिखी जाती हैं, जो बातें सामान्य तौर पर सभी प्रकार के पत्रों में होती हैं या लिखी जाती हैं, उन्हें ही हम पत्रों के आवश्यक अंग मानते हैं, उनको ही हम पत्रों के आवश्यक अंग कहते हैं।
समझ में आ रही बात? यानी कि जो बातें हम हर प्रकार के पत्र में अधिकांशतः उन बातों का वर्णन करते हैं, तो उन्हीं सब बातों को हम पत्र के आवश्यक अंग कहते हैं। और पत्रों के अधिकांशतः 6 अंग होते हैं मुख्य तौर पर 6 अंग होते हैं पत्रों के। जैसे सबसे पहले होता है संबोधन और अभिवादन। जिसके नाम पर हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित किया जाता है। समझ रहे बेटा? इसको समझ लीजिए आप कि संबोधन और अभिवादन ये पहला अंग है आपके पत्र लिखने का। संबोधन का मतलब किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को लिख रहे हैं, अपने पिताजी को लिख रहे हैं पत्र हम, या किसी और पूजनीय व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उनके सामने हम मान्यवर लगा सकते हैं। ये संबोधन के शब्द, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य, माननीय, ठीक है ना। अच्छा, अपने से बड़े लोगों को, और अगर हमारी बराबरी के ही है कोई, उनको हम पत्र लिख रहे हैं तो उनको संबोधन में क्या करेंगे? अच्छा, जैसे हमने अपने से बड़े को लिखा संबोधन में तो हमने पूजनीय लिख दिया, आदरणीय लिख दिया, श्रद्धेय लिख दिया, तो ये तो हो गया संबोधन। और अभिवादन में अगर अपने से बड़े व्यक्ति कोई हैं, जैसे आपके माता पिता ही हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके गुरु लोग हैं, टीचर्स हैं आपके, तो उनको अभिवादन में सादर प्रणाम, ये शब्द अभिवादन शब्द, अभिवादन सूचक शब्द है ये, सादर चरण स्पर्श, ठीक है ना। अगर आपके बराबरी वाले हैं, आपके मित्र वगैरह हैं, अगर उनको पत्र लिख रहे हैं तो उनको संबोधन क्या करोगे? प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ठीक है कि नहीं, बंधुवर, प्रियवर इत्यादि ऐसे शब्द संबोधन में आ सकते हैं। और अपने बराबरी वालों को हम अभिवादन सूचक शब्द में क्या? नमस्कार, मंगल कामना, शुभाशीर्वाद, ठीक है ना। शुभाशीर्वाद अपने छोटों को लिख सकते हैं। अगर छोटे व्यक्ति हैं तो उनको संबोधन में क्या लिखोगे आप लोग? प्रियवर, चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान, आयुष्मती, है ना, ऐसे शब्द। और आशीर्वाद सूचक ये आप अभिवादन उनको कर सकते हो, शुभाशीर्वाद, उनको आशीर्वाद देते हो क्योंकि आप उनसे बड़े हो। अगर परिचित को लिख रहे हो तो प्रिय नाम, उसका नाम, जिस परिचित व्यक्ति को किसी को लिख रहे हो, ठीक है ना, उनको नमस्कार, नमस्ते लिख सकते हो। ठीक, किसी अपरिचित को लिख रहे हो तो प्रिय महाशय, महोदय, महोदया ऐसे शब्दों को आप सूचित कर सकते हो, ठीक है ना, संबोधन के रूप में उनको भी नमस्कार, नमस्ते लिख सकते हो। तो ऐसे भी किसी अधिकारी को पत्र लिखें तो उनको भी महोदय के रूप में संबोधन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ, और अंत के शब्द, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए संबोधन और अभिवादन, समझ लिया आपने कि यह जो संबोधन अभिवादन होता है बेटा, ये पत्र के कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर, बाईं ओर, इस साइड, उस साइड नहीं, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, बाईं साइड आपका, ठीक है ना, लिखा जाता है। पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। और पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है, संबोधन पारिवारिक पत्रों में, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय भाई आदि, ये संबोधन सूचक शब्द हैं। अगर हम पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं तब तो ये लिखेंगे। अगर हम सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित होती है अलग अलग प्रकार से, जैसे किसी को हम महोदय लिख सकते हैं संबोधन के लिए, ठीक है ना, प्रिय महोदय। अभिवादन भी व्यक्ति के पद को देख करके और उसकी मर्यादा के अनुरूप ही लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, ठीक है ना। तो उसको देख करके कि किसको हम पत्र लिख रहे हैं, उनको अभिवादन सूचक शब्द हम क्या लिखें, ठीक। तो ये आप समझ गए संबोधन और अभिवादन, ये पत्र में हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। चलिए अगली चीज आई आपके पत्र भेजने की तिथि। पत्र भेजने की तिथि, तो जो अनौपचारिक पत्र हैं आपके, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों में पत्र भेजने वाले के पते के नीचे, जो पत्र भेज रहा है उसका पता जैसे ऊपर लिखा है, और उसके नीचे, ठीक है ना, उसी के नीचे हम दिनांक डाल सकते हैं, महीना डाल सकते हैं, और सन लिख सकते हैं, सन भी लिख सकते हैं, किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं, महीना कौन सा है, और सन कौन सी चल रही है, 2020-21 जो भी चल रही हो, ठीक है ना। तो पत्र लिखने वाले के पते के नीचे ये तिथि डाल सकते हैं। फिर नंबर तीसरा पॉइंट पत्र लिखने में आता है पत्र की विषय वस्तु, विषय सामग्री। अब जिस विषय पर पत्र आया है उस विषय पर अपना बढ़िया सा मैटर बनाते हुए अपना पत्र लिख दीजिए। यानी कि यही जो पत्र की विषय सामग्री है, यही पत्र का मुख्य भाग है, मेन भाग, मेन भाग है ये, ठीक है। इसी भाग में विषय की जो सामग्री लिख रहे हो, इसी भाग में समाचार, पूरा समाचार, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, सारी सूचनाएं, आवेदन, आदेश, शिकायत, जो भी चीज लिखना है आपको, वो इसी पत्र की विषय वस्तु में पूरा आपको मैटर बनाते हुए लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब चौथा पॉइंट है पत्र का अंत। अब अंत करना है हमें, पत्र का समापन करना है।
तो पत्र के अंत में बाईं ओर लेफ्ट साइड में ही, ठीक है ना, पत्र लिखने वाले द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द यथा भावदीय लिख सकते हो। जिसको पत्र लिखा आपने भावदीय यानी कि लिखते हैं आपका, जैसे आप लोग प्रार्थना पत्र लिखते थे बीमारी की छुट्टी के लिए कि मुझे 2 दिन से बुखार है, मैं स्कूल नहीं आ सकता, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा लिखते थे ना। तो बाईं तरफ ही अब आपको लिखना है, बाईं तरफ ही इसका समापन करना है, ठीक है। भावदीय लिख सकते हो, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए जिसको लिख रहे हो उससे संबंधित कि क्या हो सकता है पत्र के अंत में, और फिर नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकते हो। फिर नंबर 5 में आता है आपका पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि बाईं ओर ही, लेफ्ट साइड ही, अब सब कुछ आपको लेफ्ट साइड ही करना है, बाईं ओर ही पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इससे पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र भेजने वाले का सही पता ज्ञात हो जाता है। तो पत्र भेजने वाले का पता फिर हम लिखते हैं, ठीक है ना, जिससे जिसने पत्र प्राप्त किया उसको कोई उत्तर देना है तो उस पते पर वो भेज सके, इसलिए उसका पता भी आप लिख सकते हैं। और फिर 6वां जो अंग है, पत्र पाने वाले का नाम, जिसको हमने पत्र लिखा, यानी कि पत्र समाप्ति के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पत्र पर स्पष्ट रूप में उसका पता लिखा जाता है जिसको हम पत्र भेजते हैं। लिखते हैं ना आप लोग, उसका पिन नंबर डालते हैं, पिन कोड क्या है। तो इस तरीका से हम पत्र को लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे फॉर्मेट हम बताएंगे कि किस पत्र को कैसे लिखेंगे, तब आपको पूरी तरीका से उसकी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है कि नहीं। पत्र के 6 अंग होते हैं, इन सबको हमें लिखना है अपने पत्र में। तो इस प्रकार से पत्र के, कोई पूछे कि पत्र के कितने भाग, ये तो अंग हो गए। पत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। पत्र के कितने भाग होते हैं बेटा? पत्र के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग, पहला शीर्ष भाग, फिर मध्य भाग या मुख्य भाग, और अधोभाग, ठीक है ना। ये 3 हो गए आपके। शीर्ष भाग में आप जिसको भेज रहे हैं, जो पत्र लिख रहा है, वो नाम पूरा, उसका पता, तिथि, ठीक है ना। मध्य भाग में पूरी विषय वस्तु आ जाएगी। अधोभाग में क्या आ जाएगा? जो भेज रहा है पत्र, उसके हस्ताक्षर इत्यादि भावदीय करके जो नीचे चीज आती है, ठीक है ना। तो 3 भागों में हमें पत्र को लिखना। पहले शीर्ष भाग बनाएंगे हम लोग, फिर मध्य भाग में पूरी विषय वस्तु लिख देना है, और अधोभाग में पत्र का समापन कर देना है, ठीक है ना। भावदीय डाल के हस्ताक्षर इत्यादि कर देना है। तो पत्र के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधोभाग। तो आपने ये समझ लिया, ठीक। अब आते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हम ये मिटा दें अभी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बेटा पढ़ चुके हो पहले, अभी बताइए कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आपके पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के पत्र होते हैं? पत्र 2 प्रकार के। कितने प्रकार के पत्र हुए बेटा? 2 प्रकार के। एक पत्र होता है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, या पहले अनौपचारिक पत्र लिख लो फिर औपचारिक पत्र। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये 2 प्रकार के पत्र बेटा आपके कोर्स में है, ठीक है ना। दोनों प्रकार के पत्र आपके कोर्स में आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी किसी प्रकार का पत्र आ सकता है। औपचारिक पत्र को आप लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, इसी को कहते हैं आप लोग इंग्लिश में फॉर्मल लेटर, ठीक है ना, औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक को क्या कहते हैं आप लोग? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर। तो ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं, ठीक। अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत कितने प्रकार के पत्र आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कितने प्रकार के पत्र आ सकते हैं, इस सब का विस्तृत वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी जितना आपको समझाया, पत्र किसे कहते हैं, पत्र लेखन का महत्व क्या है, अच्छे पत्र को लिखने की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं,
और पत्र के अंग कितने होते हैं, ठीक है ना। इस सब की हमने जानकारी दी और पत्र के प्रकार भी बता दिए कि 2 प्रकार के पत्र हैं, औपचारिक अनौपचारिक। तो इस वीडियो को आप लोग गौर से सुनिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहिए। तो इस वीडियो को हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।